Yes, welcome to all 11th class students. I am Mr. उमादत शर्मा और आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट क्लास हो चुकी है, इससे पहले जो क्लास हुई है उस क्लास में हमने अपने 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर लिया था। चैप्टर फर्स्ट में जो डिलीटेड पोर्शन था उसे छोड़ दिया गया था और जो हमारा अनडिलीटेड पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 2 स्टार्ट होता है 11th क्लास में, चैप्टर 2, और इस चैप्टर 2 का नेम जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इस तरह से कर देता हूँ कि रिलेशन, वैसे हम जो सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे रिलेशंस हम देखते हैं जो हम हमारी फैमिली में ही देखते हैं। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नाइस, अंकल, आंटी, तो ये सब रिलेशंस सोशल रिलेशंस हैं, हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। बट हम यहाँ जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में रिलेशंस, ये रिलेशंस क्या हैं? रिलेशंस जो हमने अभी फैमिली रिलेशंस को ही सोचा, तो फैमिली रिलेशंस रियली क्या हैं? रिलेशंस आर रूल्स। रिलेशंस रियली रूल्स हैं, रूल्स हैं। तो वो रूल्स यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो रिलेशन कहलाएंगे। अब यहाँ पर वो रूल्स जो हैं किस तरह के होंगे वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, लेकिन रिलेशंस पर पहुँचने से पहले कुछ अदर मैथमेटिकल टर्म्स को भी हमें समझना होगा। और वो अदर मैथमेटिकल टर्म्स क्या हैं? सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में अगर हम देखते हैं, इफ A and B are two non-empty sets, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यहाँ पर टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम समझ रहे हैं, तो A and B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स अगर हैं तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A and B is generally denoted by A क्रॉस B। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B है उसको डिनोट किया जाता है जनरली बाय A क्रॉस B। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B, A क्रॉस B, और अगर पहले B सेट्स B एंड A तो फिर उसको B क्रॉस A से डिनोट करेंगे। इसका मीनिंग मल्टीप्लाई नहीं होगा। जहां हम ये A क्रॉस B बोल रहे हैं तो इस क्रॉस को क्रॉस ही प्रोनाउंस करें, मल्टीप्लाई नहीं। इसका मीनिंग मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर मल्टीप्लाई इसका मीनिंग होता तो इसको A भी लिख देते, लेकिन इसका मीनिंग मल्टीप्लाई से नहीं है।
अब इसको एक एग्जाम्पल से ले रहे हैं। अब इस ए क्रॉस बी में क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ऑल्सो इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं डिनोट कर देता हूं। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, एक स्मॉल ब्रैकेट में 2 एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं। ये दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं इनका जो ऑर्डर होता है वो फिक्स रहता है। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स एक पेयर जिसमें 2 एलिमेंट्स हों, पेयर ए बी, लेकिन इसमें इन दोनों का ऑर्डर फिक्स, ए की जगह ए और बी की जगह बी फिक्स रहेगा। जैसे कि सेट होता था, सेट में और ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंस, सेट ए बी को हम अगर सेट बी ए लिख दें देन बोथ द सेट्स आर सेम। ए बी लिखें या बी ए लिखें सेम थे। बट ऑर्डर्ड पेयर ए बी नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए। ऑर्डर्ड पेयर ए बी ओनली ए बी के इक्वल ही होगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ऑर्डर्ड। इनके ऑर्डर जो हैं वो फिक्स हैं, ए की जगह ए और बी की जगह बी। तो ऑल्सो इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो ए क्रॉस बी होता है मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है। इसको हम अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को ढंग से समझने के लिए पहले एक डेफिनेशन जो है लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सेट, मैंने लिखवाया है इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ordered pairs AB such that A belongs to A, B belongs to B। मतलब कि A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाएंगे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे लिखे जाएंगे कि फर्स्ट जो एलिमेंट A है वो फर्स्ट सेट को ही बिलोंग करना चाहिए, A belongs to A, और जो सेकंड एलिमेंट B है वो सेकंड सेट को ही बिलोंग करना चाहिए, B belongs to B। ये हुआ A क्रॉस B। और अगर हम A क्रॉस B के बजाय B क्रॉस A फाइंड करना चाहते हैं तो B क्रॉस A में ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट A है वो फर्स्ट सेट का लिखेंगे, A बिलोंग्स टू B, और सेकंड जो एलिमेंट है B वो सेकंड सेट का लिखेंगे, B बिलोंग्स टू A। A क्रॉस B यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि A क्रॉस B not necessarily equals to B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल हो भी सकते हैं किसी पर्टिकुलर केस में, बट जनरली A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अगर इसी में स्पेशल केस if A equals to 5, अगर एक सेट A और B में से A या B कोई भी एम्प्टी सेट है, if A equals to 5 then A क्रॉस B also 5। A क्रॉस B उस केस में एक एम्प्टी सेट होगा। A क्रॉस B
जब हमें फाइंड करना हो और उसमें ए या बी दोनों में से कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट है तो हम ये कहेंगे कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट ही होगा। इसके बाद आ जाता है इसमें एन ऑफ ए क्रॉस बी। एन ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की संख्या, जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, इनका नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। एन ऑफ ए क्रॉस बी इज एन ए इंटू एन बी। एन ए इंटू एन बी मतलब कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल्स टू ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड, यहां पर डॉट जो यूज किया गया है ये मल्टीप्लाई के लिए है, मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। और ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम एन ऑफ ए क्रॉस बी के लिए। इसके बाद अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1 अब स्टार्ट करते हैं इसी बेस पर। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हम देख रहे हैं ये है इफ ऑर्डर्ड पेयर x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 1 अपॉन 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर तो क्या है x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हम देख रहे हैं 5 अपॉन 3 1 अपॉन 3। मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, इधर लिख के बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए। पेयर तो इक्वल कब होंगे जब फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। टू ऑर्डर्ड पेयर्स जो होते हैं वो इक्वल कब होंगे? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल only if first element of both the ordered pairs are equal and second element is also in both the ordered pairs equal। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल कहा गया है, इक्वल लिखा गया है, तो इसकी कंडीशन जो हो गई है हियर x अपॉन 3 प्लस 1 फर्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। ऑल्सो सेकेंड एलिमेंट y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू सेकेंड एलिमेंट 1 अपॉन 3। और अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। x अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 माइनस 1 और इसको y इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। आगे इसको सॉल्व करें। 5 अपॉन 3 में से माइनस 1 करना है, 3 LCM ले लिया तो ऊपर क्या आ गया 5 माइनस 3 और 5 माइनस 3 मीन्स 2 अपॉन 3। हमने देखा कि इधर
x/3 की जो वैल्यू है वो 2/3, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, एम्प्लाइज x = 2। तो ये x की वैल्यू, हमें जो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी उसमें से x की वैल्यू 2 आ गई है, और अब y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका 3 LCM आ गया है, ऊपर आ गया है 1 + 2, 1 + 2 मीन्स 3/3, और 3/3 मीन्स y = 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी वो दोनों वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं, x = 2 एंड y = 1। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A = 3। A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A NA = 3, and the set B = 3, 4, 5. Set B = 3, 4, 5. Set B = 3, 4, 5. इसका मीनिंग समझ में वापस आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B is also 3. Count 1, 2, 3, and number of elements in the set B is 3. Then find the number of elements in A × B। हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A × B, मीन्स n ऑफ A × B फाइंड करना है। ये रहा हमारा फॉर्मूला, n ऑफ A × B इज NA × NB। तो हम n ऑफ A × B फाइंड करने के लिए NA × NB यूज करेंगे। NA गिवन है 3 इंटू NB हमने फाइंड कर लिया है सेट B से 3 × 3 इज 9। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ G = 7, 8, H = 5, 4, 2. Find G × H, H × G, दोनों फाइंड करने हैं हमको। जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं, इफ A and B are 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं G और H दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। रीजन दिखाई दे रहा है क्योंकि G में 2 एलिमेंट्स हैं और H में 3 एलिमेंट्स हैं। एम्प्टी सेट तो वो होता है ना जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो यहाँ तो G और H में एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट G × H, H × G, ठीक ये वाला A × B, B × A। तो G × A H कैसे फाइंड करेंगे? G × H, G × H क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स AB सच दैट जो फर्स्ट एलिमेंट है A वो तो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट को G, और सेकंड एलिमेंट जो है B वो बिलोंग करेगा सेकंड सेट को H को। A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू H। अब इसमें हम जो ऑर्डर्ड पेयर AB देख रहे हैं उनका मतलब G × H क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स AB। तो अब ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं G और H से। ये G के एलिमेंट्स रहे, ये H के एलिमेंट्स रहे। ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो 7 का
पहले 5 4 2 से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया 7 5, फिर 7 4, फिर 7 2। हमने देखा है कि G क्रॉस H में फर्स्ट एलिमेंट तो G का रखना है, फर्स्ट एलिमेंट G का 7 हमने फर्स्ट एलिमेंट रखा है, और बाद में जो एलिमेंट रखना है वो H का रखना है। 5 4 2 को हम देख रहे हैं बाद में है G क्रॉस H में। और अब 8 को 8 से स्टार्ट करें ऑर्डर्ड पेयर, 8 5 8 4, ऑर्डर्ड पेयर 8 2। ये जो सेट हो गया ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, और इस ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट में हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि वही ऑर्डर्ड पेयर हमने बनाए हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है, जैसे कि 7 7 7 8 8 8। तो ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं G के। और क्रॉस H बाद में है, H के एलिमेंट्स को 5 4 2 को ऑर्डर्ड पेयर्स में बाद में लिया गया है। ये रहे 5 4 2 5 4 2 बाद में है ये एलिमेंट्स। इस तरह से G क्रॉस H फाइंड हो गया है। एंड H क्रॉस G, अब H क्रॉस G फाइंड करने के लिए पहले हम H क्रॉस G का अगर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट। अब यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, A बिलोंग्स टू H, और सेकंड जो एलिमेंट B है वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, B बिलोंग्स टू G। और अब इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बना देते हैं। H क्रॉस G में H के एलिमेंट्स को फर्स्ट और G के एलिमेंट्स को बाद में सेकंड। तो 5 से इसके जब ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो तो 5 7, ऑर्डर्ड पेयर 5 7, ऑर्डर्ड पेयर 5 8, फिर 4 से ऑर्डर्ड पेयर 4 7, ऑर्डर्ड पेयर 4 8, फिर 2 से ऑर्डर्ड पेयर 2 7, ऑर्डर्ड पेयर 2 8। ये हमारा H क्रॉस G कंप्लीट हो गया है। G क्रॉस H और H क्रॉस G दोनों कंप्लीट हो गए हैं, और इनमें हम एक जो कंक्लूजन देख रहे हैं G क्रॉस H और H क्रॉस G में, जैसा कि मैंने बताया था, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। हम H क्रॉस G और G क्रॉस H को अगर देखते हैं तो ये नॉट इक्वल हैं, क्योंकि G क्रॉस H में 7 5, जबकि H क्रॉस G में 5 7। 7 5 जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो नॉट इक्वल टू 5 7, इसलिए हम ये कहेंगे इसके अगर सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को देखोगे तो ये नॉट इक्वल पाए जाएंगे। तो यहाँ क्लियरली G क्रॉस H नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. हमें इसमें क्या करना है, पहले तो हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और इफ़ ट्रू देन राइट, और इफ़ फॉल्स देन वापस उसको लिखना है, रीराइट इट इन करेक्ट फॉर्म में उसको वापस लिखना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट,
if P equals to M N and Q equals to set N M, then P cross Q equals to P cross Q equals to दिया है M N N M, P क्रॉस Q इक्वल्स टू ये दिया है। और अब हमको ये कहा जा रहा है कि ये जो P क्रॉस Q दिया है, ये P क्रॉस Q पहले तो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि इट इज फॉल्स। रीजन क्या हुआ? P क्रॉस Q, अगर हम चाहते हैं P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, तो फर्स्ट एलिमेंट P का और फिर सेकंड एलिमेंट Q का लेते हुए ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो फर्स्ट M का ऑर्डर्ड पेयर जब बनाएंगे तो M ऑर्डर्ड पेयर Mn, ये आ गया। ऑर्डर्ड पेयर MM नहीं है इसमें, इसलिए ये फॉल्स है। तो अब इसको करेक्ट करके लिखना है। सो P क्रॉस Q इक्वल्स टू, अब करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर Mn, ऑर्डर्ड पेयर MM। M से जो ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे वो कंप्लीट हो गए हैं। N से स्टार्ट ऑर्डर्ड पेयर NN, ऑर्डर्ड पेयर NM, ये हो गया है P क्रॉस Q करेक्ट फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स मीन्स A नॉट इक्वल टू 5, B नॉट इक्वल टू 5, दोनों एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट। A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs XY such that X belongs to A and Y belongs to B। आगे जो क्वेश्चन में कहा गया है A नॉन एम्प्टी सेट, B नॉन एम्प्टी सेट, फिर आगे कहा जा रहा है देन A क्रॉस B इक्वल्स टू A क्रॉस B is a non-empty set, is a non-empty set of ordered pairs XY। इसको बताया जा रहा है कि इसमें ordered pairs XY हैं such that X belongs to A and Y belongs to B। अब ये करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है? ऑर्डर्ड A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड पेयर्स होते ही हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करना चाहिए, जो कि एज इट इज मिल रहा है। देन वी से इट ट्रू स्टेटमेंट। अगर फॉल्स होता तो उसे करेक्ट करके लिखना था, लेकिन ये ऑलरेडी ट्रू है। थर्ड पार्ट है A इक्वल्स टू सेट 1 2, B इक्वल्स टू सेट 3 4। हमें A, इसमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज 5, इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ऊपर मैंने जब तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दी थी तब बताया था कि दोनों सेट्स जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है उनमें से अगर एक सेट एम्प्टी सेट है तो फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट
एम्प्टी सेट हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं B इंटरसेक्शन फाई, एम्प्टी सेट से किसी सेट का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो एम्प्टी सेट होता है, ये ट्रू होगा। रीजन B इंटरसेक्शन फाई ऑल्सो फाई, किसी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन फाई होता है, तो B इंटरसेक्शन फाई तो फाई होगा ही। और फिर A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई मीन्स A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई का मीनिंग फाई, A क्रॉस फाई, A क्रॉस फाई मीन्स नॉन एम्प्टी सेट A का एम्प्टी सेट फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने बताया था कि अगर दोनों सेट्स जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है उनमें से एक सेट एम्प्टी सेट हो, सेकंड सेट यहाँ एम्प्टी सेट है, तो फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट होता है, तो ये फाई होगा एम्प्टी सेट, इसलिए ये यहाँ पर ट्रू है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होने के साथ ही आज की क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।